और चलिए आपको उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से एक बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। कहा तो पहले ही जा रहा था कि सदन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे तो माहौल दिलचस्प होगा। आज नई सरकार के गठन के बाद पहली बार दोनों ने सदन को संबोधित किया तो तस्वीर कुछ वैसी ही दिखाई। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा। अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। नई सरकार की गठन के बाद सदन में पहला दिन और राजनीति नए रंग में नजर आई कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। मौका था 18वीं विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के चुनाव पर संबोधन का। पहले नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बधाई दी और साथ ही संदेश भी दिया कि नकारात्मकता जनता को स्वीकार नहीं। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो माहौल वैसा ही नजर आया जैसी उम्मीद की जा रही थी। अखिलेश यादव ने कहा, आपको ध्यान रखना होगा कि सत्ता पक्ष तानाशाह ना बन जाए। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका नहीं था जब सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे के आमने सामने आए। सोमवार को 2 बार दोनों नेता एक दूसरे से मिले, अभिवादन स्वीकार किया और आज भी दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया। लेकिन जब संबोधन शुरू हुआ, दोनों ही नेता अपने रंग में नजर आए, सियासत के नए अंदाज में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सदन में आज की तस्वीर के बाद अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की। क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन में सब कुछ ठीक है? ये सवाल बड़ा हो गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि आज हुई गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। लखनऊ में जिस वक्त मीटिंग हो रही थी, शिवपाल यादव इटावा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद थे। सहयोगी दलों की बैठक में महान दल के नेता केशव देव मौर्य भी नहीं पहुंचे, उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। हालांकि जब इस सवाल पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है, शिवपाल भी नाराज नहीं है। शिवपाल जी के बारे में राजभर जी ने जिक्र करा तो अखिलेश ने बताया कि आएंगे और बुलाएंगे उन्हें भी, आज वो है नहीं। अब आगे की क्या रणनीति? दरअसल इससे पहले जब समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया था और आज जब गठबंधन की बैठक हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इन सबके बीच इटावा में मौजूद शिवपाल यादव से जब सवाल किया गया तब उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुछ नहीं बोलना है। आज लखनऊ में मीटिंग थी, चाय पियो।
हमें आज कुछ नहीं बोलना है, चलो। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दिन एक साजिश रची जा रही थी गोरखपुर में दंगा भड़काने की। सैनिक के नाम पर गोरखपुर को साजिश में झोंकने का प्लान बनाया गया और जांच में जो बात सामने आई उससे इस साजिश का सियासी कनेक्शन भी साफ सामने आ गया है। साजिश का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है जिसका नाम मनोरंजन यादव बताया जा रहा है, जो इस वक्त तक फरार है। गोरखपुर में बवाल और संग्राम। शपथ के दिन था दंगे का प्लान। नेताजी ने रची थी दंगे की साजिश। सियासी कनेक्शन, कानून का एक्शन। लाइन से बैठे ये बदमाश मामूली नहीं बल्कि गोरखपुर में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे। इनका मकसद था शपथ ग्रहण के दिन यानी 25 मार्च को चौरा चौरी कांड करना। इसमें चौरी चौरा में एक शहीद के दाह संस्कार को लेकर, उसके सम्मान को लेकर कुछ लोगों ने जाम लगाया था और उपद्रव किया, जबकि परिवारजन उसके संतुष्ट थे। इस पर पुलिस बल और जो वहाँ अधिकारी मौजूद थे उन पर पथराव किया गया था। इसी में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 6 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से 5 जनता के लोग हैं जिन्होंने अपनी तहरीर दी है और एक पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है उपद्रवियों के खिलाफ। इसमें कार्यवाही करते हुए हमने अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें से 9 जेल जा चुके हैं। 5 और अपराधी हैं जो जेल जा रहे हैं आज, और अन्य लोग जो हैं इनकी हम लगातार शिनाख्त कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, वंदे मातरम। हाथ में पत्थर और दिमाग में शहर को जलाने की साजिश रचने वाला दंगा ब्रिगेड का मास्टरमाइंड कोई आम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का नेता मनोरंजन यादव है, जिस पर आरोप है कि उसी ने लोगों को सैनिक की मौत पर शहीद का दर्जा दिलाने के बहाने भड़काने की कोशिश की। चौरी चौरा जहाँ पे कानून व्यवस्था प्रभावित की गई थी कुछ लोगों द्वारा, उसमें सीसीटीवी कैमरा हमारे वीडियोग्राफी में जो चिन्हित किए गए हैं उनमें करीब 50 लोगों पे कार्रवाई की गई है और एफआईआर हुई है और अन्य लोगों को अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई है और इसकी विवेचना चल रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है और उसमें अभी जिन लोगों ने पूर्व में भी घटनाएं की हैं उनको गिरोह नामित करते हुए गैंगस्टर कानून में उनको आच्छादित किया जा रहा है और उनके प्रॉपर्टीज़ को भी कुर्क किया जाएगा और रासुका भी लगाई जा रही है। लाल टोपी के कनेक्शन के बाद कानून का एक्शन भी लगातार जारी है। अब तक इस मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार सपा नेता मनोरंजन यादव समेत 3 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, 6 मुकदमों के अलावा अब तक 56 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच लखनऊ में बेहतर पुलिसिंग को लेकर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। मीटिंग में ट्रैफिक, फायर और क्राइम कंट्रोल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। कहीं भी किसी तरह की भी कोई कठिनाई ना हो। पिछले वर्ष होली के अवसर पर बहुत ही कम घटनाएं हुई हैं और निरंतर होली के अवसर पर जो घटनाएं पहले ज़्यादा संख्या में होती थी निरंतर उसमें कटौती। बेहतर पुलिसिंग देनी है जनता के लिए, जैसा कि सरकार की मंशा भी। उसी के लिए जितने भी विभाग, पुलिस विभाग में जितने भी छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने टारगेट्स बनाए हैं। उनकी समीक्षा पहले डीजी मुख्यालय पे मैंने की और आज एसीएस होम और मैंने दोनों ने मिलकर इसको किया है। तो अधिकारी बेहतर पुलिसिंग के दावे कर रहे हैं। सरकार भी दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसका नतीजा आप कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त हिसाब करने की धमकी देने वाले अब्बास अंसारी के सुर अब बदल चुके हैं। जो अब्बास अंसारी अब तक कह रहे थे कि एसपी की सरकार बनने पर सबका हिसाब करेंगे, बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनके सुर किस तरह से नरम पड़ गए हैं, आपको दिखाते हैं।
पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की आवाम के वो मुख्यमंत्री हैं और हम सब की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि आखिर क्यों चुनाव के दौरान हिसाब कर देने की बात करने वाले अब्बास अंसारी के अब सुर बदल गए हैं और क्यों उनके सुर नरम पड़ गए हैं। दरअसल कल ही अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए लखनऊ लाया गया। एम्बुलेंस केस में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और कल ही ये तय हुआ कि शत्रु संपत्ति केस में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस केस में मुख्तार अंसारी के साथ अब्बास अंसारी खुद आरोपी है। देखिए, सारे मुकदमे राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए हुए हैं और मुझे इस देश के जुडिशरी पे और इस देश के न्यायाधीशों पर मुझे पूरा भरोसा है। अब सवाल उठता है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल उठाने वाले, हिसाब कर देने की धमकी देने वाले अब्बास अंसारी की गर्मी निकल गई है, क्योंकि अब्बास अंसारी अब हिसाब करने की नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कानून का राज स्थापित होगा और जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसे के ऊपर सरकार उतरेगी और हम सब साथ मिलकर के बेहतर भविष्य, बेहतर कल और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था, जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं उनकी गर्मी चुनाव बाद शांत हो जाएगी। अब्बास अंसारी के बयान में सीएम योगी के उस बयान की झलक दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज 3 बड़े मामलों की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें से 2 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जबकि 1 मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई हुई। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से पक्ष रखा गया। हाईकोर्ट में 69,000 भर्ती केस में को लेकर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 69,000 भर्ती के अतिरिक्त 6,800 शिक्षकों की भर्ती के आदेश पर रोक लगा दी। ये एक बहुत बड़ा फैसला जिसमें 6,800 भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि ये नंबर बाद में जुड़े थे जिसको लेकर खूब विवाद हुआ था। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।